एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम हिंदी का आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करवाएंगे। कुछ कुछ पार्ट में हुई है वीडियो, लगभग 4-5 पार्ट होंगे, जिसमें कि पूरी हिंदी जो मेन है मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सेट्स भी लगाएंगे। तो आपको धैर्य रख के जो है इन सारी वीडियोज़ को देखना है। हिंदी के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं खुद करवाऊंगी आपको। जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट तरीके हैं चीज़ों को पहचानने के, संधि, सर्वनाम, इन सब चीज़ों को पहचानने के जो भी मेन तरीके हैं वो सब मैं अच्छे से आपको क्लियर करूँगी और जल्दी जल्दी करूँगी, ताकि आपका जो टाइम रहते सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ओके, इसमें प्लस कर देंगे हम 4 जो है संयुक्त अक्षर होते हैं, जो कि 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब इन 52 में भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये आपने पढ़ भी रखा होगा। आ ई ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और व्यंजन होते हैं कौन से? क से लेकर ह का ता था दा हा तक, ता था दा धा ना प फ ब भ म, ये सब क्या है? व्यंजन है आपके। तो अब इसमें आपको देखना है कि जो स्वर हैं वो कितने होते हैं। स्वर होते हैं 11 और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 41। तो 11 और 41 को हम प्लस करेंगे तो ये हो गए 52। ऊपर से 4 हम संयुक्ताक्षर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 56। तो आपके टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं? 56 वर्ण। ओके, अब इसके बाद और भी चीज़ें जो है हिंदी में डिवाइड की जाती हैं। जैसे उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3 प्रकार के। पहले ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? वो स्वर जो बहुत शॉर्ट टाइम में जल्दी से हम बोल देते हैं, जैसे अ, ई, छोटी ई, उ और री। इनको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है, तो इसलिए हम बोलेंगे ह्रस्व स्वर। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है और कौन सा नहीं है। तो उसमें ये मतलब बाकी वर्ण दे देंगे और उनमें से एक ये होगा, तो आपको उसमें टिक मारना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे बन सकता है। उसके बाद दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो, अब दीर्घ इसके नाम से ही पता चला है, जो देर तक बोला जाए। ओके, तो इसमें आपका आ जाएगा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, आ ई ऊ। तो ये जो है आपके दीर्घ स्वर हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें भी ऐसे करेंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बाकी का उसमें से एक जो होगा दीर्घ स्वर होगा और आपको उसमें पहचानना होगा। उसके बाद आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर का जो साइन है वो ऐसा एस की तरह होता है, जैसे जिसमें कि आपको कुछ देर तक इसको आप रिपीट करते हैं। जैसे कि देखो, जैसे हम लिखते हैं ओम, ओम ऐसे लिखते हैं। ओम में ये जो है, इसको कलर चेंज करके बताती हूँ। जैसे ये जो है, ये क्या है? आपका प्लुत स्वर है। आप बाकी वर्ड्स में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि राधा, राधा। तो राधा में आपको आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे, राधा तो नहीं बोलते, आप बोलते हैं राधा। ओके, हाँ, राधा, राधा हो जाएगा। और माया, माया, थोड़ी देर तक ये साउंड जाता है। तो जब ये साउंड देर तक जाता है तो उसी को हम बोलते हैं प्लुत स्वर। इसको पहचानने के लिए दे देगा, तो उसमें आपको ये जो साइन है वो दिख रहा होगा, तो आप आराम से इसको पहचान सकते हैं कि प्लुत स्वर कौन सा है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज़ों को। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुनासिक के आधार पर आप कैसे वर्णों को डिवाइड करते हैं, शब्दों को डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है अनुनासिक और एक होता है निर्नुनासिक। अनुनासिक जिसमें कि चंद्रबिंदु आता है। इसमें क्या होता है, आप जब भी कोई वर्ड बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, कोई वर्ण बोलते हैं, तो उसमें आवाज़ जो है आपके मुंह से के साथ साथ आपकी नाक से भी निकलेगा। जैसे कि आप बोलते हैं माँ, माँ में चंद्रबिंदु लगता है। फिर बोलते हैं आप आँख, आँख में आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी आपकी नाक से भी निकल रही होती है। तो जिन भी शब्द में ऐसे चंद्रबिंदु लगते हैं और आपकी जो वॉइस है वो आपके मुंह के साथ साथ आपकी नाक से भी निकल रही है, तो उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। इसके बाद आता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक वो होता है जिसमें कि आप नॉर्मल वो जो भी वर्ड्स हैं जो बिना चंद्रबिंदु के बोले जाते हैं और सिर्फ मुख से जिनमें आवाज़ निकलती है, उनको हम निर्नुनासिक कहेंगे। जैसे कि आया, गया, राधा, राधा, मोहन, आया, गया। मतलब जितने भी नॉर्मल वर्ड्स हैं जिनमें कि चंद्रबिंदु ना लगे वो आपका निर्नुनासिक में आएगा। ओके,
उसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन के आधार पर आप व्यंजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि हर व्यंजन को आप कैसे कैसे बोलते हैं, उनके क्या नाम हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे एक इसमें तो हमने देखा था स्वर को देखा था हमने, और अनुनासिक के आधार पर हमने देखा था कैसे बांटा जाता है वर्णों को। उसके बाद आते हैं हम व्यंजन के आधार पर कैसे बांटा हुआ है कि कौन से व्यंजन को, कितने एरिया के व्यंजन को क्या कहेंगे, फिर किसको क्या कहेंगे और फिर किसको क्या कहेंगे। तो पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं। स्पर्श व्यंजन से मतलब है कि वो व्यंजन जो आपके मुंह के किसी पार्ट को टच करता हो। ओके, जैसे कि आप देखोगे कि जो क से लेकर ख ग घ ण जो है, ये जो है आपके कंठ को, मतलब कि गले को टच करता है जब आप इन वर्ड्स को बोलते हैं तब। उसके बाद तालु आता है। तालु मीन्स आपका जो दांतों के ऊपर के जो पार्ट है, सर्कल सा होगा जिससे आप जीभ से टच कर सकते हैं उसको। च छ ज झ इयाँ आता है। उसके बाद मूधा आता है। ट जब देखोगे आप कि आपके दांत से जस्ट ऊपर से थोड़ा, दांत के जस्ट ऊपर जो आपका स्किन है उसको जब आप ये ट ठ ड ढ ण बोलेंगे तो आपका जीभ उसको टच करता है, तो इसको हम बोलेंगे कि मूधा से हो रहा है टच। उसके बाद दंत आता है जिसमें कि त थ द ध न, ये आपके दांतों को टच करती है जीभ इसमें। और ओष्ठ आता है जिसमें आपके दोनों जो लिप्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करें, जैसे प फ ब भ म। ओके, उसके बाद जो लास्ट के जो वर्ड हैं इनको हम नासिक ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने के टाइम जो है नाक से भी साउंड निकलता है। उसके बाद हम आते हैं, दूसरा है जो बोला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4। य र ल व, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। य र ल व, इसमें जब आप बोलते हैं तो साउंड जो है थोड़े अंदर की तरफ जाता है, आपका जो मुंह है वो अंदर की तरफ जाता है। य र ल व। ओके, तो इसको हम बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। इसमें भी ऐसे कर देगा कि कोई भी 4 देगा उनमें से एक ये होगा और बोलेगा कि अंतस्थ व्यंजन को पहचानिए, तो इसको आपको अच्छे से पहचान लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन आप ऊष्मा से है, जिसमें आपकी गर्मी पैदा हो। कुछ वर्ड्स को आपको बोलने पर घर्षण होता है, घर्षण से गर्मी होती है ना, तो वैसे ही श श स ह, श श स ह, तो इनको बोलने में आपके मुंह में जो है घर्षण होगा और इसलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। तो टोटल कितने होते हैं ऊष्मीय व्यंजन? 4 होते हैं। अब इनसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ये मैं करवा रही हूँ। इसके अलावा जो ल है, ल जो होता है ल, इसको हम पार्श्वीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जब ल हम बोलते हैं तो हमारी जीभ के दोनों साइड्स में जो गैप है उससे हवा निकलती है। इस पार्श्व मतलब साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? पार्श्व, इसलिए उसको हम बोलेंगे पार्श्व व्यंजन। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि और किस तरीके से व्यंजन को डिवाइड किया जाता है। तो एक होता है अल्प प्राण व्यंजन होते हैं और एक महाप्राण। अब महा मतलब कि ज़्यादा, जिनको बोलने में ज़्यादा फोर्स लग रहा हो, और अल्प प्राण जिनको बोलने में कम फोर्स लगता है। तो इसको आपको याद करना है। अल्प में आप देख रहे हैं जब आप अल्प लिखते हैं तो इसमें ये 3 दिख रहा होता है। ये जो ला है इसको अगर हम लेटा दें तो ये 3 की तरह बनेगा। तो सेम ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। और कौन कौन से? पहला ये वाली लाइन, ये वाली पूरी लाइन होगी, उसके बाद तीसरी लाइन होगी और उसके बाद ये 5वीं लाइन होगी। ओके, 1 3 5, तो ये जो पूरी लाइन है इसको बोलते हैं हम अल्प प्राण। अब क्वेश्चन भी यही दे देगा उसमें से, मतलब कि बाकी के जो हैं दूसरे दे देगा, इसका ऐसे इनमें से इस लाइन में से कोई देगा और एक इस लाइन में से दे देगा। तो फिर आपको वहाँ पे चूज़ करना होगा कि कौन सा अल्प प्राण है। ओके, उसके बाद दूसरा जो आता है वो होता है महाप्राण, जिनको बोलने में ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है। जैसे कि बाकी जो लाइन बच गई 2 और दूसरी और चौथी लाइन, मतलब कि एक ख वाली पूरी लाइन और ये घ वाली पूरी लाइन जो है, ये जो होती है आपके महाप्राण होती है। जैसे आप इसको बोल के भी देखो, ख छ ठ थ फ, तो इनको बोलने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और साउंड बाहर की तरफ आ रही है और हवा भी बाहर निकल रही है फोर्स के साथ, इसलिए आपको इसको ऐसे याद करना है। इसके अलावा आप कैसे बांटते हैं स्वरों को? एक होता है घोष और एक होता है अघोष। अघोष में आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। अघोष ये अ से है, मतलब आगे के 2, और घोष बाकी पीछे के 3। अब आगे के 2 कैसे? देखो, आगे के 2 में मतलब क और ख की लाइन जो है अघोष है, और बाकी पीछे की जो 3 लाइनें हैं ये वाली, ये क्या है? घोष है। तो इसको ऐसे याद करेंगे आप। अघोष मतलब आगे के 2 और घोष मतलब पीछे के 3। तो उसमें भी सेम ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि कुछ दे देगा अघोष के, कुछ देगा घोष के, और बोलेगा पहचानने के लिए। ओके, उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। जो मैंने आपको बोले कि 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, उनको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, जैसे श और र को मिला के बनता है श्र,
ता और रा को मिला के बनता है त्र, क और श को मिला के बनता है श, और जा और इया को मिला के बनता है ज्ञा। अब लास्ट इस वीडियो में हम देखेंगे, फिर हम देखते हैं कि रा के कैसे कैसे यूज़ होते हैं। आप देखते हैं रा जैसे धर्म है, धर्म में भी रा यूज़ होता है और प्रयोग में भी जो है रा यूज़ होता है। तो उन सबको किस टाइम पे आपको पता चलेगा कि कौन सा रा बड़ा है और मतलब कि कौन सा रा पूरा है और कौन सा रा आधा है, उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा उसको हम क्लियर करते हैं। देखो, जब भी किसी वर्ड के नीचे ऐसे लाइन होती है मतलब ये आधा अक्षर होता है। जैसे घ के नीचे अगर ये है तो ये आधा घ है। जब हम इसे लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे जैसे ये है प्यार, ओके। प्यार में इस पा को अगर मैं सिंगल लिखूँ तो इसके नीचे ऐसे लाइन डलेगी, और जब इसको हम किसी वर्ड में जोड़ देंगे तो वो ऐसा आधा लिखा जाता है। उसी प्रकार से जो रा है वो जब आधा होता है तो कोई भी चीज़ हल्की होती है। आधा है मतलब आधा है तो वो हल्का है, हल्का है तो धर्म है। धर्म में जो रा है ये ऊपर लगा है मतलब ये हल्का था, तब ये ऊपर गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये आधा रा है। तो जब आप धर्म वाले को पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं, ये रहा, ओके। जैसे धर्म है, ओके। इसको जब हम करेंगे तो ये ध है, इसमें प्लस करेंगे आधा रा और फिर होगा माँ, ओके। तो जब भी ऊपर आपको रा दिखे इसका मतलब वो आधा है, और ये जो है आपके इस वर्ड से जैसे माँ से पहले यहाँ पे आ रहा है धर्म। धर्म जब आप बोलते हैं तो धर्म बोलते हैं ना, धर्म। उसके बाद नेक्स्ट देखो प्रयोग। प्रयोग में अब जो भी चीज़ भारी होती है वो कहाँ होती है, नीचे होती है। तो और जो भारी होगी वो पूरी होगी, पूरी है तभी भारी है, इसीलिए ये जो रा है वो पूरा रा होता है। ये आधा रा नहीं होता। और ये कैसे आता है, इसमें जो मेन वर्ड है, आप जैसे इसमें देख रहे हैं जो मेन वर्ड क्या है, पा है। पा इसमें पूरा है, हमें पा लगता है कि आधा है लेकिन पा पूरा पा जो है इसमें आधा होता है। देखिए यहाँ पे पूरा रहा है लेकिन ये आधा है। तो इसको जब हम आधा लिखेंगे तो इसके नीचे एक डंडा जाएगा और फिर प्लस करेंगे इसमें रा, और फिर आएगा या। प्रयोग लिखा है ना, तो या, फिर इसमें ओ की मात्रा जुड़ेगी, तब जाके ये बनेगा प्रयोग। तो देखो इसमें आधा पा होता है और रा पूरा होता है। आपको ध्यान देना है कि किसमें रा पूरा है और किसमें आधा है। तो जब ऊपर है मतलब ये रा जो है आधा है, और जब ये रा नीचे आ रहा है प्रयोग में तो ये रा नीचे है और ये आधे पा के बाद आएगा। उसके बाद जब ट, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे ठ हो गया, ट हो गया, ये जो सर्कल में होते हैं इनके नीचे जब आपको रा लगाना होता है तो ऐसे तिकोना बना के लगाते हैं। फिर आता है श्रवण। इसको ऊपर करती हूँ थोड़ा, जैसे ये है श्रवण। श्रवण में ये आप ऐसे देख रहे हैं श्रवण। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये श जो है कौन सा है, तो इसका आपको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, संयुक्ताक्षर है। तो इसमें श से शलगम वाला श आता है, ये याद रखना है। शलगम मतलब शिव जी बड़े हैं, तो श ऐसे याद करना है श। और रा जो इसमें है वो पूरा होता है क्योंकि ये रा नीचे है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, जो इंट्रोडक्शन है आपका हिंदी का। अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, सारी वीडियोस को शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी ताकि याद हो जाए। जिन शॉर्ट ट्रिक्स से मैंने अभी तक इन चीज़ों को याद रखा है वो वाली। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करो, एंट्रेंस अच्छे से निकलेगा आपका। ओके, बाय बाय।